अंत भला तो सब भला, कोई विवाद नहीं है, अंत भला तो सब भला। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। जी हाँ, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अंत भला तो सब भला। हुआ दरअसल यूं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आखिरकार हो गया है, क्योंकि तमाम संभावनाएं जताई जा रही थी कि यह गठबंधन होगा या नहीं होगा। असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार 17 सीटों पर कांग्रेस राजी हो गई है। और राजी करने के पीछे एक जो बड़ी भूमिका रही है वो प्रियंका गांधी की बताई जा रही है। तो आखिरकार अब आगे क्या होगा, अगला स्टेप क्या होने वाला है? क्या यूपी का जो ये गठबंधन है और राज्यों पर भी प्रभाव डालेगा? जो वहां पर क्षत्रप है वो क्या कांग्रेस के साथ और कंफर्टेबली आने की और कोशिश करेंगे? क्या कुछ बदलने वाला है? आज के इस घटनाक्रम के बाद जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वैश्विककार हमारे साथ है। संजीव जी, कैसे देखा जाए आज के इस गठबंधन को? प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है और दो लड़के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, 2017 को दोनों साथ आए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और 2017 में माकूल नतीजे नहीं मिले थे। 2024 में फिर से दोनों साथ आए हैं और परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो परिस्थितियां ये हैं कि आज की तारीख में एक परिभाषित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है और ये परिभाषित वोट बैंक जो पिछला चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का साल 2022 में, उसमें 50% के आसपास वोट बीजेपी को देता है। अपने सहयोगियों के साथ 50% वो पार कर जाती है। तो ऐसे में ये जरूरी था कि तमाम खींचतान और आपस की जो भी मुश्किलें थी उसका निपटारा करते हुए समाजवादी पार्टी अपने साथ जो भी आना चाहते हैं उनको साथ ले। और ऐसा लगता है कि ये जो आखिर में खींचतान आपने देखी, ये दरअसल एक 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 नर्व्स को टेस्ट करना कि भाई हम अड़े रहेंगे तो हो सकता है कि एक सीट कम देना पड़े, वो एक्सरसाइज थी। गठबंधन तो होना ही था और वो हो गया। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दूसरे राज्यों में भी, एमपी में भी एक सीट। तो ये दिखाने की एक क्या कोशिश है कि दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे अन्य क्षत्रप हैं, वो भी अब सहयोग करें और कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें उस लेवल पे जिस पे वो चाहती है। या फिर वो हो सकता है नेगोशिएशन के लिए, सीट के नेगोशिएशन के लिए बातें जरूर एक थोड़ी कड़वी कह दी जाए, लेकिन आखिरकार जिस प्लेटफॉर्म पे, इंडिया प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र हो रहा है, उस पे आए सभी। देखिए, मध्य प्रदेश वाली सीट तो थोड़ी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए भी हुई है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी ने जो इलाका लगता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, उन इलाकों में सीटें मांगी थी कांग्रेस से विधानसभा चुनाव के दौरान, और कांग्रेस ने वो सीटें नहीं दी थी। और फिर कमलनाथ जी का वो फेमस अखिलेश वखिलेश वाला बयान और वो तमाम बातें, जिस कारण से कांग्रेस को नुकसान हुआ और कांग्रेस वहां का चुनाव हार गई। अखिलेश यादव ने जमकर प्रचार किया और कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। उन्होंने 24 वहां पर सभाएं की और वो एक खुन्नस थी जो उन्होंने निकाली। जाहिर है कि अब जो सीटें उन्हें दी गई हैं, खजुराहो की सीट दी गई है, वो सीट कांग्रेस के लिए अब उतनी महत्वपूर्ण इसलिए नहीं रह गई क्योंकि वहां जो कांग्रेस के बड़े नेता होते थे, सत्यव्रत चतुर्वेदी और उनका परिवार, तो वो कांग्रेस से दूर हो गए हैं। तो जाहिर है कि वहां एक वैकेंसी जैसी थी कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस ने वो सीट दे करके जो समाजवादी पार्टी मांग भी रही थी, तो उन्होंने उस ईगो को एक तरह से मसाज किया है। वो बात खत्म की है जो कमलनाथ जी के बयान से शुरू हुई थी। पर रहा सवाल उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में देखिए हिमांशु, ये स्थिति है अभी कि समाजवादी पार्टी ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन साल 2022 के चुनाव में किया था। जितना उसने 2017 में नहीं किया था, उससे बेहतर उन्होंने 2022 में किया था। तो उसके पीछे जो फैक्टर्स थे, उसमें एक फैक्टर तो ये भी था कि उसके गठबंधन में कुछ ऐसे सहयोगी थे जिनके पास वोट थी, जैसे ओपी राजभर, वो साथ आ गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी साथ थे, और जयंत चौधरी, ये तीन लोग साथ थे। आज की तारीख में ये तीनों फेस, चाहे इनकी जितनी भी पकड़ हो, पर ये तीनों अब समाजवादी पार्टी के साथ
आज की तारीख में नहीं है। समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में एक एलाई की जरूरत थी, मजबूत सहयोगी गठबंधन की जरूरत थी। आप देख रहे हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया की पार्टी से भी गठबंधन करना चाह रहे हैं और उनके यहाँ भी वो गए थे और उनसे सहयोग उन्होंने मांगा है और शायद दोनों के बीच सहमति बन भी गई है। तो ऐसे में जबकि कांग्रेस पार्टी बड़ी अग्रेसिव तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर रही थी और राहुल गांधी की सभाओं में वो दिख रहा है जब वो गुजर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, तो जाहिर है कि अगर वो लड़ती तो एक अलग तरीके का त्रिकोण बनता और उसमें जो वोट्स हैं कांग्रेस वो काटती समाजवादी पार्टी की, खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में। तो ये जरूरी था कि ये बात गठबंधन की जो है वो सफल की जाए। दूसरी है कि कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी गठबंधन नहीं करने की। देखिए, नीतियां एक है, लक्ष्य एक है, तो अगर कोई बात थी तो वो ये थी कि कुछ सीटों पर मामला फंस रहा था। सबसे उसमें प्रमुख था मुरादाबाद की सीट। देखिए, मुरादाबाद की सीट इसलिए चाहती थी कांग्रेस, बावजूद इसके कि वो समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है, क्योंकि मुरादाबाद प्रियंका गांधी का ससुराल है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा वहीं से आते हैं और मुझे याद है 2019 के जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी ये दबे ज़बान मुरादाबाद में चर्चा थी कि प्रियंका गांधी भी यहां से लड़ सकती हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी किसी न किसी दिन लड़ सकते हैं। प्रचार में गई थी प्रियंका गांधी मुरादाबाद और उन्होंने ये जताने की भी कोशिश थी कि अपने ससुराल आई हूं। तो मुरादाबाद से एक दूसरे तरह का रिश्ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो सीट इसलिए नहीं देना चाहती थी। पहली तो ये कि वो सिटिंग सीट है उनकी, दूसरी ये कि जो वहां के सांसद हैं एसटी हसन, दरअसल वो आजम खान के बड़े करीबी हैं और आजम खान जो मुस्लिम समुदाय है उसके अभी भी बड़े नेता हैं और उनके साथ जो भी हो रहा है उसको लेकर उनके प्रति एक सहानुभूति है। तो उनसे जुड़े व्यक्ति के सीट को काटने की गलती समाजवादी पार्टी कतई नहीं करती। तो प्रियंका गांधी की जो आप भूमिका कह रहे हैं, दरअसल प्रियंका गांधी, जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने अखिलेश यादव को फोन किया और उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया मुरादाबाद की सीट पर। और जैसे ही मुरादाबाद की सीट पर उन्होंने दावा छोड़ा, मुश्किलें हल हो गई। कुछ सीटें चाहती थी कांग्रेस पार्टी, जैसे कि वो चाहती थी कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देती हुई कांग्रेस ही दिखे, वो बात मान ली गई। देखिए, वहां पर जीत जरा मुश्किल है, वाराणसी में सब जानते हैं, लेकिन लड़ाई जो है वो बेहतर हो और कांग्रेस लड़ती हुई नजर आए, इसके लिए कांग्रेस वो सीट चाहती थी। अमेठी और रायबरेली में ये कांग्रेस की चिंता थी कि कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ना हो, क्योंकि वो वोट काटेगा। और हमेशा से ये रहा है कि जब भी जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की अमेठी और रायबरेली में, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार नहीं होते हैं, या होते हैं तो बहुत ही ऐसे होते हैं जिनका कि होने का कोई मतलब नहीं होता है। तभी जाकर के कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती है। तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया गया कि दोनों सीटें जो है सुरक्षित हो जाए। इसके अलावा जितने भी बड़े कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उन सब के लिए सीट ले ली गई है ताकि वो लड़े और अच्छा लड़े। अब जैसे कि मैं देख रहा था कि अब ये सीट जो ली, अमरोहा की सीट ली गई है। कहा यह जा रहा है कि अमरोहा की जो सीट है, इस सीट पर अभी फिलहाल जो दानिश अली हैं, बीएसपी से सांसद हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर वो सीट चाहिए थी। उनके वर्तमान क्रियाकलाप भी कुछ ऐसे ही नजर आते हैं कि वो कांग्रेस के वो सेट नहीं हो पा रहे हैं वहां। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल और उनका परिवार वो कांग्रेस का हमेशा से रहा है, तो वो सीट उनको चाहिए थी। और हो सकता है कि कोई प्रयोग भी करे कांग्रेस वहां पर, ऐसे में जबकि श्री प्रकाश जायसवाल अब बहुत एक्टिव नहीं है कांग्रेस की राजनीति में। झांसी में प्रदीप जैन आदित्य हैं, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो लड़ते हैं, जीते भी हैं वहां से, तो उनके लिए सीट ले ली गई है। बाराबंकी सीट से पीएल पूनिया और उनके बेटे जो सक्रिय हैं तरुण पूनिया, वो लड़ते हैं, तो वो सीट भी उनके लिए ले ली गई है। बांसगांव से कोशिश कर रहे हैं कमल किशोर कमांडो, जो कभी राजीव गांधी के सिक्योरिटी में थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और एक बार जीत भी चुके हैं वहां से, तो वो सीट भी ली गई है। तो इस तरह से अपने लोग जहां अकोमोडेट होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठा की सीटें जैसे वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, ये ले ली गई हैं। इसका फायदा कांग्रेस को होगा,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटों का ट्रांसफर होता है आपस में, लेकिन फायदा समाजवादी पार्टी को भी होगा हिमांशु, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस लड़ाई में इस वक्त है, उस लड़ाई में वो वोटों का विखंडीकरण नहीं चाहती। कोई भी गैर भाजपा वोट टूटे उससे, ऐसे में जबकि पुराने सहयोगी चले गए हैं, वो नहीं चाहती, लिहाजा ये अपने आप में गठबंधन बन गया। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़े, वो कॉम्बिनेशन ज्यादा हिट नहीं रहा। 2019 में मायावती जी साथ में आई अखिलेश के, वो कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा हिट रहा हो ये कहा नहीं जा सकता सपा के लिहाज से। फिर 2022 में छोटे दलों के साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आते हैं और कमाल धमाल मचा देते हैं, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बन जाते हैं। अब 2024 आ गया है, लोकसभा का चुनाव आ गया है, इसमें कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव गठबंधन करने जा रहे हैं, यानी कि विधानसभा में स्थिति देख ली थी, अब लोकसभा में क्या इसका इंपैक्ट रहेगा। ये जो छोटे दलों का आपने जिक्र किया ये इंपैक्टफुल था, लेकिन अब ये उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, यानी कि अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हैं ये लोग, जहां तक दिख रहा है। तो छोटे दलों को छोड़कर एक बड़े दल को पकड़ना, वो भी ऐसी पार्टी जिसका मतलब उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं रह गया है। अखिलेश यादव क्या सोचकर आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए 2012 तक के जो चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, उसमें मुख्य प्लेयर्स सपा, बसपा और कांग्रेस हुआ करते थे। आपको याद होगा 2009 में 20 सीटें कांग्रेस ने वहां लोकसभा की जीत ली थी। 2012 के चुनाव जब हुए तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और 2017 तक जब सरकार चली तो 2017 में पदार्पण होता है भारतीय जनता पार्टी का प्रमुखता से। हालांकि भारतीय जनता हमेशा से थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश को टेकअप किया जाता है और 2017 का जो चुनाव लड़ा गया उसमें 325 सीटें लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी और वो करीब करीब 270 सीटों के आसपास का जंप था। इतना जबरदस्त प्रदर्शन वहां हुआ था। तो उसकी जो खास वजह ये थी कि कांग्रेस और सपा साथ तो थे, बसपा तो साथ थी नहीं, और एक एंटी इनकम्बेंसी का भाव जो है वो उत्तर प्रदेश में व्याप्त था। 2013 के दंगों की पृष्ठभूमि भी थी। 2013 के दंगों के बाद चुनाव हुए थे लोकसभा के, और देखिए आपने कितना बढ़िया नतीजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और फिर 2017 का चुनाव आ गया था, तो वो पृष्ठभूमि भी थी। और नतीजा ये हुआ कि 2017 में जबरदस्त जीत हुई। अब केंद्र में भी कांग्रेस और राज्य में भी कांग्रेस आ गई। फिर 2019 के चुनाव हुए, उसमें बसपा और सपा साथ आ गए। लगातार कोशिशें कर रहे हैं अखिलेश कॉम्बिनेशन बनाने की। उन्होंने कांग्रेस के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, उनको काम नहीं आया। कांग्रेस को मात्र 7 सीटें आई, 6-7% वोट आए। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया इस बात को कि बसपा के साथ जाना चाहिए, बसपा का अपना डिफाइंड वोट शेयर है। तो 2019 में वो बसपा के साथ गए। बसपा में के साथ जाने के बाद जो नतीजे आए वही साबित करते हैं कि दरअसल वोट कितना और किसको ट्रांसफर हुआ। 15 सीटें जीती बसपा सपा गठबंधन ने, 10 सीटें उसमें से बसपा ने जीती और 5 सीटें उसमें से सपा ने जीती। इसका मतलब ये हुआ कि बसपा को ज्यादा फायदा हुआ, वो 0 से 10 पे पहुंच गई और 5 सीटें सपा को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि सपा में बसपा के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, ये एक हकीकत है। खासतौर पर जो जाटव समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर गठबंधन सपा से है तो वो वोट भाजपा को चला जाता है। जहां जहां उम्मीदवार नहीं है बीएसपी के, वहां वहां वो वोट एसपी को न जाकर 2019 में बीजेपी को चला गया और बीजेपी की नतीजतन कई जगहों पर जीत हुई। लेकिन देखिए नंबर ऑफ सीट्स घटी भारतीय जनता पार्टी की, बावजूद इसके कि 2017 में इतनी प्रचंड जीत मिली थी, 2019 आते आते घटी। 2014 में उतनी जबरदस्त 73 सीटों पर सफलता इसलिए भी थी क्योंकि सारे दल अलग अलग लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग, सपा अलग, बीएसपी अलग। 2019 से आते आते कांग्रेस
अलग रह गई, बीएसपी और एसपी साथ हो गए, तो देखिए कि घटोतरी हुई। ये बात इंपॉर्टेंट 2019 के बाद निकल के आई है कि ऐसा क्या हुआ कि सपा ही घट गई और बसपा ज्यादा हो गई गठबंधन में। तो पाया यही गया कि जो जाटव मत है, जो कि कहा जाता है कि आधार वोट है बीएसपी का, वो आसानी से सपा को नहीं जाता है, क्योंकि आप ऊपर में गठबंधन तो कर लेते हैं, नीचे जो जमीन पर टकराव जाटव और यादवों का है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिम में, तो वो उस गठबंधन को आकार लेने नहीं देता है। तो सपा को वोट नहीं मिलता है जाटवों का, वो वोट जाटव समाज का चला जाता है बीजेपी को। बीजेपी को तो इस बार आपने देखा होगा कि बीएसपी अपना वोट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी लड़ाई अंततोगत्वा जाकर के है विधानसभा में, उन्होंने किसी से नहीं गठबंधन किया है, वो अपने आप को बचा करके उन्होंने अपना वोट बैंक रखा है। 2022 के चुनाव में उनका वोट प्रतिशत 12% के आसपास है। इसमें से एक बड़ा शेयर 12% का वो बीजेपी में चला गया था 2019 में। किसी तरह से अकेले लड़ करके उन्होंने उसको कंसोलिडेट फिर से किया है, और उस वोट शेयर को अब वो नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ जोड़े, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो फायदा जो बीजेपी को हुआ था 2019 में कि बीएसपी के भी वोट उसको मिल गए थे, वो फायदा इस बार नहीं होगा। और इस तरफ सपा को कांग्रेस के जो भी वोट बैंक हैं उसका लाभ होगा। गठबंधन में वोट बर्बाद न किया जाए, ये खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के दिमाग में बात घुस गई है। तो जहां जहां उम्मीदवार अच्छे हैं, कांग्रेस और सपा के सभी वोट बैंक जो है वो एक तरफ जाएंगे, ये करीब करीब तय मान लीजिए। और इसका मतलब ये हो जाता है कि भले ही 40% के आसपास वोट मिली थी 2017 में बीजेपी को, और बढ़ करके वो 2019 में 50% की तरफ चली गई थी, लेकिन वो वोट शेयर नीचे आएगा, क्योंकि एक तो बीएसपी अलग हो जाता है, और दूसरा है कि कांग्रेस का वोट शेयर जो छिटक गया था वो सपा के साथ मिल जाता है। इसीलिए कई सीटों पर टक्कर होगी, खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त टक्कर आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि बसपा को एज ए चॉइस लोग चाह करके भी वोट नहीं करेंगे जो भाजपा के खिलाफ जाना चाहते हैं। उनको लगेगा सबसे उपयुक्त उम्मीदवार इसमें कौन है, तो वो एक गठबंधन है जो कि सपा और कांग्रेस का है। तो एक बहुत बड़ा फायदा खासतौर पर पश्चिम में होने जा रहा है सपा। दूसरी बात यह है कि आप अगर पूरब की सीटों पर जाएंगे, पूरब की सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन जातीय राजनीति उस तरफ बहुत जबरदस्त है। और जातीय गुणागणित जो है, जिस तरह से गोलबंदी ओबीसी की करो, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, जातीय राजनीति में अपनी एक जगह बना चुकी है समाजवादी पार्टी, तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो जातीय गोलबंदी के जरिए हिंदुत्व के कार्ड को, मंदिर आंदोलन से निकलने वाले उस हवा को काउंटर करने के लिए जरूरी था ये गठबंधन। तो आप पाएंगे कि पूरब में भी कुछ सीटों पर टक्कर, वो जो चुन के सीटें लिए गई हैं उसमें हो सकती है। तो यही कहा जा सकता है कि कई सीटें होंगी, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में टक्कर होगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि प्रियंका गांधी का जो लॉन्चिंग होना है कंटेस्टेंट के तौर पर, उसके लिए जमीन तैयार हो गई है। बीएसपी से क्या नेगोशिएशन होता है ये देखना होगा, क्योंकि बीएसपी भी कई दफा, भले ही वो साथ नहीं आती है, लेकिन उम्मीदवार वहां रायबरेली अमेठी नहीं देती है। तो ऐसे में एक स्टेज सेट हो रहा है। अभी तक सामने कोई बहुत प्रबल उम्मीदवार रायबरेली से बीजेपी ने नहीं उतारा है, अमेठी से तो है। तो क्या हम एक ऐसे दृश्य की कल्पना कर सकते हैं जहां अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, जिनको प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन सपा और बसपा का भी होगा। ये तो 2 सीटों की बात हो गई, उत्तर प्रदेश की भी बात हो गई। अब थोड़ा इंडिया गठबंधन की भी बात कर लेते हैं कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और क्या आने वाले दिनों में कोई पॉजिटिव साइन दिखेगा। क्योंकि चंडीगढ़ में हमने देखा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अपना फैसला सुनाया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया का जिक्र किया कि इंडिया की जीत हुई है। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने इंडिया की जीत से घोषित किया। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में अब आ चुके हैं, मतलब उस कॉम्बिनेशन को उन्होंने साध लिया है। तेजस्वी यादव पहले इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो ये कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर
कहीं कहीं पर जो गठबंधन हो चुका है, वो जो चीजें हैं वो बंध चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी गांठ है। तो क्या उन गांठों को भी सुलझा लिया जाएगा, उस हिस्से को भी सही कर लिया जाएगा आने वाले दिनों में? जिस तरह से ये डेवलपमेंट पिछले कुछ दिनों में हुई है, 2-3 दिन में, कि एक तरफ उधर चंडीगढ़ वाला अरविंद केजरीवाल जी कुछ मानते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव मान गए, तेजस्वी माने हुए, अब क्या ममता बनर्जी भी मानेंगी धीरे धीरे करके? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी तो शायद न माने, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है वहां, जैसे कि वो वोट शेयर उसके पास हो, और वो अपने आप को अकेले ही समझ रही है कि वो फाइटर है। हालांकि अलग बात है कि बीजेपी का अपना जो इंटरनल सर्वे है, उसमें 3 राज्य जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां उनकी सीटें बढ़ेंगी, वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र। उन्होंने 3 सीटें, उन्होंने साउथ आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन ये 3 राज्य उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। इसलिए ममता बनर्जी जिस जिद में है, उस जिद का कोई आधार नहीं है। नहीं, वो जो संदेश खाली की जो घटना हुई है, ये पूरा जो घटनाक्रम पिछले एक हफ्ते के अंदर जो हुआ है, उसके बाद क्या बैक स्टेप होने की संभावना है उनके, और कुछ कांग्रेस के लिए जगह देने की या फिर लेफ्ट को थोड़ा सा स्पेस देने की, क्या वो कोशिश करेंगी? क्या वो बातचीत की टेबल पर आकर थोड़ा नरम पड़ेंगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस लेफ्ट को नहीं छोड़ेगी और ममता लेफ्ट के साथ जाएंगी नहीं। इसीलिए वहां एक दिक्कत तो है। लेकिन रहा सवाल अरविंद केजरीवाल का, तो देखिए, अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ होने के बाद हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात आए कि क्या कोई गठबंधन की रूपरेखा तय की जा सकती है, खासतौर पर दिल्ली के लिए। देखिए, दिल्ली के लिए बड़ा स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन की बैठकें जारी हैं और 4-3 के फॉर्मूले पर या 5-2 के फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि सेटलमेंट हो जाए। वो तैयार नहीं है कांग्रेस इस तरह के डील के लिए। तो ऐसे में क्या होगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दरअसल एक ब्रेक, आज वो 2 दिनों के ब्रेक पर गई है, उसके बाद वो दिल्ली आ गए हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगले 2 दिन जो वो दिल्ली में रहेंगे, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ही अपने आप में एक सबसे बड़ा एजेंडा है। और अगर बात बनी राहुल गांधी की मौजूदगी से, जैसे प्रियंका की मौजूदगी से उत्तर प्रदेश में बात बन गई, मुरादाबाद सीट उन्होंने छोड़ दिया, उसी प्रकार हो सकता है कि बात यहाँ राहुल गांधी की मौजूदगी की वजह से बने। तो दिल्ली में फाइट जो है वो मिलकर के दिया जाए। पंजाब के बारे में सोचेंगे, दिल्ली अगर हो जाएगा तो संभवतः पंजाब भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली को बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली के लिए हो। हालांकि सब चीजें जो हैं वो केवल वोटों के गुणागणित से तय नहीं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि कुछ और भी चीजें हैं, नहीं कहीं से डोर खींची जा रही है। तो ये जो हम लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट गया या फिर तमाम हेडलाइंस बनी, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अब इंडिया गठबंधन इसे कह लीजिए या कोई ऐसा गठबंधन कह लीजिए, जैसे अखिलेश तो पीडीए बोल रहे हैं। हाँ। और पीडीए इस बार कितना काम करता है ये देखना है, क्योंकि उनका भी कंसर्न जो है वो 2027 है। मतलब अब जो तो उसकी रूपरेखा है, एक रूपरेखा बनाने की कोशिश की, हम लोगों ने पिछली बार बात भी की कि ट्रेन चल रही है, उसमें से बहुत साथी उतर जाएंगे, बहुत सारे चढ़ जाएंगे, तो वो हुआ है। तो अब जो स्वरूप है इंडिया गठबंधन का, वो काफी हद तक बदल चुका है। 3 दल हैं जिनके की राजनीति और विचार और वोट बैंक करीब करीब एक होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और अब कांग्रेस। तो इनके बीच गठबंधन जो है वो आसानी से हो गया। और हिंदी बेल्ट में अगर अच्छा प्रदर्शन हो गया इस गठबंधन से, तो साउथ में कांग्रेस अपने आप को मजबूत वैसे उस और मत भूलिए कि झारखंड की 14 सीटें जो हैं उसमें गठबंधन अभी भले अनाउंस ना हुआ हो, लेकिन वहां अच्छा करेंगे। ऐसे में जबकि हेमंत सोरेन जेल में है, सोरेन साहब के ऊपर अच्छे हैं बुरे हैं, वो बेचारे अलग बात है, संभल जाए। हाँ, लेकिन ट्राइबल वोट्स का कंसोलिडेशन हुआ है इस घटनाक्रम के बाद। तो वहां जो आदिवासी वोट बैंक है और वहां के हर कंस्टिट्यूएंसी में 20 से 25% और कहीं कहीं और भी ज्यादा वोट हैं। तो ये कंसोलिडेशन अगर हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं है। तो हिंदी पट्टी में ये ठीक है कि कंपटीशन है, लेकिन गठबंधन का एक आकार बना है। दिल्ली में होता है कि नहीं होता है ये देखना होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा बहुत अब गुंजाइश बन रही है कि चीजें संभल जाएं, सुधर जाएं।
क्या सुधरेंगी क्या नहीं सुधरेंगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति साफ हो गई है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बची हुई 63 सीटों में समाजवादी पार्टी, अब देखिए कोई और दल भी अगर आते हैं तो उसमें भी थोड़ा बंटवारा होगा, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में मान के चलिए समाजवादी पार्टी है और ज्यादातर सीटों पर वही इलेक्शन लड़ रही है। क्या असर होगा, न्यूज़ 24 पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, देखते रहिए। और ये शो कैसा लगा हमें बताइए, अपने विचार भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।